ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एटम से न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियाई पढ़ रहे थे। न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 3 है। कल भी हम लोग ने कुछ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन कर लिया था, जिसमें हम लोग ने स्टेबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ाई कर ली थी, है ना। और उसके बाद हमने अल्फा डीके को स्टार्ट करा था, और मैंने बताया था कि जब भी क्या कर रहे हैं हम, कोई ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं, उसको बाद में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बता दिया था फिजन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन में स्प्लिट होता है न्यूक्लियस, है ना, और फ्यूजन में ऐड होता है ना, फ्यूज हो जाते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जोड़ करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वहां पर फ्यूजन। तो जब भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें अगर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन साथ में क्या हो जाए, हाईली बॉन्डेड एक साथ रिलीज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं अल्फा डीके। उस समय उसको कहेंगे अल्फा डीके। तो यहाँ पर जो पार्टिकल कहलाएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, जिसको अगर हम देखें एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है जिसके पास दो ही प्रोटॉन होते हैं, वो है हीलियम। क्या है? हीलियम। ठीक है, तो हीलियम रिप्रेजेंट करता है हमारे अल्फा पार्टिकल को। तो यहाँ पर इसका मास क्या हो गया, 4। कैसे हुआ 4, अभी तो बताया मैंने। इसका जो मास निकालना है, तो इसका हीलियम का मास नंबर क्या होता है, नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर इज 4 बेटा, है ना। तो 4 में क्या हो जाएगा सर, 4 में दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, और इसका भी जो आपका 1 प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 AMU होता है, और जो 1 न्यूट्रॉन का मास होता है वो भी आपका 1 AMU होता है। तो क्लियर कट बात हो गई। कितना AMU हो गया, 4 AMU हो गया। कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, या फिर 4U। ठीक, तो ये लिख दिया, सिंबल ये हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं द डॉटर, ये पहले बता दिया था, हाँ, द डॉटर न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल बिकॉज एज टू प्रोटॉन आर बीइंग रिमूव्ड द एटॉमिक नंबर चेंजेस, देयरफॉर द एलिमेंट इटसेल्फ आल्सो चेंजेस। तो कह रहे हैं कि पहले मान लो एक्स एलिमेंट था, इसका स्प्लिटिंग कर रहे हैं, स्प्लिट करके हमारा एक तो बनेगा हीलियम, है ना। मैं इसको अलग से लिख दूं क्या, हीलियम ही लिखा है ना, प्लस हमने बोल दिया एक नया न्यूक्लियस बन रहा है वाई, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया भाई, 2 घट जाएंगे। देखो टोटल हमेशा बराबर रहेगा, पहले जेड था तो बाद में भी टोटल करेंगे तो जेड ही आना चाहिए। और यहां पर क्या जाएगा, A-4। समझ में आ गया। इसको कहेंगे डॉटर न्यूक्लियस, जो नया न्यूक्लियस है, इसको कहेंगे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आगे देखिए, तो सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। ये इक्वल होना चाहिए, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। या तो यहां पर कुछ ऐसा हो, एक ऐसा सिनारियो, क्योंकि अभी ये मैं फिजन रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको अल्फा अलग होने से क्या होगा, अभी मैं किसी प्रकार की एनर्जी निकलता हुआ नहीं दिखा रहा हूं, तो एनर्जी मास इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर ही नहीं रहा हूं। तो जब वो नहीं हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिलीज हुई नहीं, यानी मास क्या लॉस तो दिखना नहीं चाहिए, तो टोटल सम तो बराबर ही आना चाहिए ना। अगर इसमें कम आता है तभी तो परिभाषा बनती है मास डिफेक्ट वाली, कि जब भी ऐसा होगा कि यहाँ का अलग मास आ रहा है, यहाँ का मास अलग आ रहा है, मतलब जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसका मास कम आ रहा है, तो आप एक एनर्जी भी तो लिखते हो। एनर्जी लिखी मैंने, नहीं लिखी ना, तो नहीं लिखी तो इस समय मैं किसी प्रकार का मास का डिफेक्ट नहीं लूंगा, तो इसीलिए यहां लिखा गया। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, एलिमेंट इटसेल्फ आल्सो, जब अल्फा डीके होगा तो एलिमेंट अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, आगे इसमें मैंने एक एग्जांपल, इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा था, इसमें ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए, ये किसके नंबर हैं। आपको बेरियम के बारे में पता होगा, क्रिप्टॉन के बारे में पता होगा, इफ यू रिमेंबर दिस, तो आपको मास नंबर याद होना चाहिए, नहीं तो मैं लिखवाऊंगा, फिजन में लिखवाऊंगा। तो ये पता है, ये जब ये स्प्लिट होता है, तो स्प्लिट होता है तो इसमें एक आइसोटोप के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो अब इसके टुकड़े हो रहे हैं, तो टुकड़े हो रहे हैं, तो यहां पर अभी क्या दिखा रहे, थोरियम। ठीक, थोरियम टूट रहा है, और यहां पर कैसे, थोरियम जब आपका बन रहा है तो कैसे, 238 92U 238 आपका आइसोटोप होता है। मैंने कल भी बताया था कि 0.7% आपका क्या होता है, 0.7% आपका प्रेजेंट है ये। इसका एक और आइसोटोप होता है, वो क्या होता है, 238, है ना। यही अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में देखोगे तो आपके अनस्टेबल स्टेट में है, तो ये दोनों, ये 0.7 प्रेजेंट है, तो दोनों से रिएक्शन बता दूंगा, और ये तुम्हारा प्रेजेंट है 99.3%। ठीक है, तो जब इनको हम स्प्लिट करते हैं, तो अभी हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है बेटा,
है ना, अल्फा डीके पे बात कर रहे हैं, ठीक। फिर पूरा टॉपिक आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें रिएक्शन सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकला नेक्स्ट, थोरियम, ठीक है, प्लस क्यू। जरा इसका डिफरेंस करो, दिस इज नथिंग बट क्या आ रहा है भाई 144, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ो, ये रिप्रेजेंट करता है सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका रेशियो कितना आ रहा है 1.6, इसका रेशियो कितना आ रहा है, इधर देखो अभी डिफरेंस कितना है 146, और ये क्या है 92, ये कितना आ रहा है 1.58। तो दिख रहा है कि नहीं रेशियो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं प्रूफ क्या करना चाहता हूं, ध्यान से देखना, एन अपॉन पी का जो रेशियो है, एन अपॉन पी का जो रेशियो है, पहले वैल्यू उसकी कम थी, ठीक है, पहले वैल्यू उसकी क्या थी, कम थी, और जब ये वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज होगी तो किधर की तरफ भाग रहा है, वो स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, स्टेबिलिटी वाली लाइन की तरफ जा, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हो ना तुम। अरे भैया सब भूल जाते हो तुम लोग, अभी अभी पढ़ाया मैंने को, मुझे लग रहा है ये वाला तुमको पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा एक बार फिर से। अच्छा चलो इतना तो याद करा सकता हूँ मैं एक बार, हाँ गया वाला ग्राफ, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट का हम बनाते थे, तो हम कहते थे कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होगा जब उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू 1 हो, या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर क्या न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन या इससे ज्यादा। तो इसमें आयरन बोलते हैं, आयरन सबसे ज्यादा वैल्यू का होता था। तो मेरे भाई ये दो कंडीशंस ही तो होती थी स्टेबिलिटी के लिए, होती थी कि नहीं होती थी। नाउ टेल मी, इसी को मॉडिफाई किया गया, इसको मॉडिफाई करके हमने क्या कह दिया, नहीं कोई बात नहीं, आप इसकी वैल्यू इतने तक ले लेना ना। अब तू वापस से देख, पहले यह स्टेबल है क्या, नहीं, तो बेटा कम वैल्यू नीचे ही तो आएगी कि ऊपर चली जाएगी, नीचे ही आएगी ना। और जब वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये किधर की तरफ भाग रहा है। और क्या सिखाया था मैंने कि अल्फा डीके कौन कर सकता है, स्टेबिलिटी वाली लाइन के नीचे वाले ही एलिमेंट कर सकते। तो मुन्ना इसमें अल्फा ही तो डीके हो सकता था कि बीटा डीके हो सकता था। अभी ये नहीं हुआ रिएक्शन फिर से देखो, अभी ये इसका पेरेंट है, ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के पहले ये किस कहां पर लाई करता है, स्टेबिलिटी के नीचे। तो वो कौन सा एरिया है, बिना हम लोग ने वेरीफाई किया, हाइपोथेटिकली जो मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाई उसके वजह से वो अल्फा का रीजन है, एलिमेंट विल रिलीज अल्फा, डीके होगा या अल्फा रेडिएशन देगा या फिर बीटा पॉजिटिव देगा ना। और जब हमने इसको सॉल्व किया, यानी जब इसका स्प्लिटिंग किया, तो हमने पाया भी कि एन अपॉन पी का रेशियो इंक्रीज हो गया। तो ये मेरा नया डॉटर है, मतलब नया न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस तो अब रहा नहीं, ये रिलीज हो गया। तो रिलीज हुआ तो मतलब मैं आइडेंटिफाई भी करना चाहूंगा, तो मेरी थ्योरी प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई, स्टेबिलिटी बेल्ट वाली थ्योरी प्रूफ हुई कि नहीं हुई। ठीक, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, यूरेनियम 238 अंडरगोज अल्फा डीके टू फॉर्म थोरियम 234, सो दैट एनटीपी रेशियो यानी क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू द number of proton ratio can be increased and the nucleus become more stable। ठीक है, तो what is mass defect, mass defect का फॉर्मूला क्या था, mx minus m alpha plus my, mass of parent minus mass of product, product is alpha plus daughter। ठीक है, energy in decay delta m is equal to, ये फॉर्मूला is equal to delta m into c square। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर हमें ये वैल्यूज पता हो तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ध्यान से देखो, वी ऑलरेडी नो दैट कि अगर ये एएमयू में है तो हमें A1 एएमयू का पता है 931.5, तो ये फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यूज हो सकता है। बस हमें मास को एएमयू में पुट करना होगा सारे के सारे, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी जब अल्फा डीके होगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड। अल्फा डीके में आगे देखो ध्यान से, दिस इज अबाउट मोमेंटम। ठीक है,
तो द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर सो दैट मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहे। मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व्ड। मतलब सिस्टम का पहले मोमेंटम बाद में मोमेंटम क्या होगा? सेम रहेगा। तो इनिशियली ये रेस्ट पर था, अब इनिशियली रेस्ट पर था, तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन जानते हो थोड़ा बहुत भी, तो बाद में भी टोटल मोमेंटम जीरो आना चाहिए। ठीक है, चाहे जितने टुकड़े हो जाएं, सबको जोड़ करके मोमेंटम क्या आना चाहिए? जीरो। तो अब तुम मुझे ये बताओ, जब स्प्लिटिंग होगी तो वाई मोशन करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अल्फा तो आपने अल्फा रेडिएशन बोल, रेडिएशन का मतलब ये कि वो ट्रैवल कर रहा है ना, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर तुम्हें बेसिक भी मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, तो मोमेंटम जितने भी पार्टिकल हैं सबका ऐड किया जाता है, यही तो फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, m1v1 प्लस m2। अब एक ही बात हो गई कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, साथ साथ में इनका नेचर अपोजिट होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये जीरो होगा, नहीं तो कभी जीरो। मैंने ये नहीं कहा कि m1 इज इक्वल टू m2, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने कहा प्रोडक्ट यानी 2 गुणे 4 हो सकता है, 4 गुणे 2 हो सकता है ना। ना m1 बराबर m2 के, ना v1 बराबर v2 के, लेकिन दोनों का अगर v1 v2 अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अब ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि m अल्फा v अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इनटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, द सम विल बी ऑलवेज जीरो बिकॉज their product will be always equal to each other, है ना। So the magnitude of momentum of alpha particle and magnitude of momentum of daughter nucleus will be same, but they will always move in opposite to each other, ठीक है, so that they can cancel their momentum। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ये ध्यान से ही कुछ फॉर्मूले को रिलेट किया गया है, अच्छा है ये फॉर्मूला शीट, इसको ध्यान से देखो। वो ऊपर तो हमारा रिएक्शन हमने सीख लिया है ना, पिछली बार मैंने इस क्यू से बचा था, मैं क्यू की बात नहीं करना चाह रहा था। अब मैं क्यू की बात कर सकता हूँ, क्योंकि अब तुम्हें पता है कौन सा फॉर्मूला हम लोग ने वो पीछे बनाया था, एक फॉर्मूला एनर्जी जो रिलीज होती है, अरे एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम ऑफ वाई, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 931 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब तुम्हें वो पता है, ठीक है, तो अब हम वो लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो ये अल्फा और ये जो आपका एनर्जी रिलीज हुई उसकी वैल्यू जीरो भी ले सकते हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है यहाँ पर, Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, डॉटर जो न्यूक्लियस है। फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, हाफ mv²। इसको मोमेंटम भी कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, मास को मल्टीप्लाई कर दो, मास को डिवाइड, तो m² v² बन जाएगा p², ठीक है, डिवाइड बाई m। अब देखो p अपॉन m का होल स्क्वायर करोगे तो एक मास का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो P अपॉन m, देखो इसका होल स्क्वायर है तो एक m कट रहा है, आ वही रहा है p² अपॉन 2m, तो ये p² अपॉन 2m आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसको लिखो या ना लिखो इससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली यहीं से सिखा दिया मैंने, m² v² अपॉन m, तो m² v² जगह p² अपॉन 2 इंटू m करोगे तो p² अपॉन 2m, सिंपल। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम पता है, अभी हम लोग ने निकाला है पीछे। अब पी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा, ये लिखने में कोई दिक्कत किसी को? अरे भाई मोमेंटम ऑफ अल्फा, क्योंकि मोमेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो डॉटर है, तो भैया इनका अपना मोमेंटम है, इनका अपना मोमेंटम है, ठीक। अब दोनों के वैल्यू सेम हो, बाद में यूज कर लेंगे पी बना करके। और ये 2m अल्फा, मैंने मास के बारे में कहीं नहीं कहा है कि मास भी सेम होता है, मैंने कहीं कहा? तो ठीक है, तो इसको मैं चाहूँ तो 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, और p को लेकर के p² भी कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा 1 अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन मास ऑफ वाई, यही तो बचेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और न्यूमरेटर में दोनों का एडिशन आ जाएगा, ये तो सबको आता होगा। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है सबको, ठीक है। तो यहां से ये देखो, जो ये तुम्हें लग रहा होगा यार 2 कहां चला गया, भाई 2 इधर ले आए, ठीक है। तो ध्यान से आगे बढ़ेंगे इसी को लेकर के, तो इसी को p² का फॉर्मूला बनाना होगा, तो p² के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे एरो नीचे कर लो, तो ये हो गया 2q m अल्फा m y अपॉन सम, यानी टोटल मास कह सकते हैं अपन, ठीक है। आगे देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये था p² अपॉन 2m, ठीक है। तो p² की वैल्यू ये रही, उठा के पुट कर दिया, नीचे क्या है
ट्वाइस ऑफ, मैं किसी का भी निकाल सकता हूं ना। अरे भाई ये पी का वैल्यू है ना, मोमेंटम का वैल्यू है, तो ये मोमेंटम दोनों के लिए सेम ही है, तो मैं यहां पर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैं किसी अल्फा और बीटा के लिए तो कर नहीं रहा हूं। मोमेंटम यहां लिख दिया, नीचे मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी है तो नीचे ट्वाइस ऑफ मास अल्फा, और अगर यही आपका वाई के लिए होता तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ वाई हो जाता। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट व्हाट, ध्यान से देखोगे तो ये यहां से कट रहा है, कैसे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां था, यहां आके मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये नीचे क्या है 1 ऊपर जा रहा है, ठीक बेटा। अब ये जब मल्टीप्लाई रहेगा तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो इसको काट सकते हैं ना, प्रोडक्ट में है, तो यहां से देखो एक 2 है, ये 2 को भी काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, q इंटू मास ऑफ वाई, क्लियर कट बात थी, और नीचे क्या है मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, बस चेंज हो जाएगा, एम वाई की जगह एम अल्फा आ जाएगा, सेम चीज को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो। तो ये तुम्हारे दो फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी निकल गए। ये क्यों निकाले, इससे क्यू कभी भी निकाल सकते हैं, इससे जो क्यू की वैल्यू है वो हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो यहां से कह रहे हैं कि अगर मास ऑफ अल्फा कंपेयर करें न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस तो बड़ा ही होगा भाई, अल्फा तो छोटा सा बेचारा है ना, तो क्योंकि बड़े न्यूक्लियस को तोड़ करके एक छोटा न्यूक्लियस बनाना है, इसका न्यूक्लियस तो बड़ा ही होगा ना उस बेचारे अल्फा से, अल्फा मतलब 2 प्रोटॉन, तो उससे कंपेयर करोगे तो हमेशा ज्यादा आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जो हल्का होता है, जो हल्का होगा वो तेजी से भागेगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर ए पर्टिकुलर न्यूक्लिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आया, समझ में आ गया। तो ये पूरी कहानी थी सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए कि हमें सिंप्लीफाई करके ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाए, जिससे कि हम क्यू कभी भी चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज और बीटा डीके। तो बीटा माइनस और बीटा प्लस, ध्यान से देखो। तो यहां पर जब बीटा नेगेटिव डीके होता है तो आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ठीक है, मास नंबर 0, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा ना उसके पास न्यूट्रॉन है ना उसके पास प्रोटॉन है। अब ये निगेटिव ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं, तो -1 इसको लिख दिया, ठीक है, लेकिन हम मास नंबर तो कभी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो बनता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के उससे किसी वैल्यू से, तो दिस इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। तो यहां पर ये क्या है, ये +1 E0 दोनों में आपका क्लियर हो गया, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा डीके। अब बीटा डीके की पूरी कहानी समझो। तो पेरेंट न्यूक्लियस से जब इसको अब हम फिर से स्प्लिट कर रहे हैं, ये सब फिजन के ही हैं, फिजन में ही होता है ये सब, तो फिजन में ही हमेशा स्प्लिटिंग होती है। अब मैं जितना पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ अल्फा, अभी पढ़ा रहा हूँ बीटा, फिर गामा, तो इन सब में दिमाग में क्लियर रखो, फिजन का ही सब ये सब बाई प्रोडक्ट है। तो फिजन होगा तो ये अल्फा भी निकलेगा, बीटा भी निकलेगा और गामा भी, लेकिन अल्फा और बीटा कभी साथ में नहीं निकलते, ये भी ध्यान रखना, अल्फा बीटा साथ में नहीं निकलते हैं। और गामा चार्जलेस है, मतलब उसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी है, जो एक्सेस एनर्जी बची, अल्फा चला गया पॉजिटिव लेके, बीटा चला गया आपका या तो पॉजिट्रॉन या तो तुम्हारा निगेटिव। तो अब इनके पास पॉजिटिव भी चला गया, निगेटिव चला गया, अब जो बचा है वो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी है, वो एनर्जी लेकर के जा रहा है, तुम्हारा रेडिएशन कहते हैं, इसलिए गामा आपका है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह एमिट हो रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं है किसी चार्ज से। और वो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले आके रख दोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे समझो मान लो ये चैम्बर है, यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रख दोगे, तो अगर आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, ठीक है, मान लो इस तरफ से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पाओगे कि आपका अल्फा रिपेल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और जो ये अल्फा हो गया, और आपका जो बीटा है वो अट्रैक्ट हो जाएगा अगर वो निगेटिव वाला है, लेकिन गामा पाओगे, गामा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया परपेंडिकुलर टू द जो हमारा रेडिएशन है, तो हम फिर से ये पाएंगे कि हमारा अल्फा फिर से रिपेल हो रहा है इस तरफ और बीटा इधर रिपेल हो रहा है और गामा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये दोनों अलग अलग है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि गामा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको कहीं इसमें लिखी नहीं मिलेगी क्योंकि इतना ये पता होना चाहिए, नहीं पता है मैंने बता दिया आपको, नॉलेज रहेगी तो काम आएगी। चले अब इसको पढ़े।
तो अब क्लियर बात ये हो गई कि भैया यहां पर हो क्या रहा, बीटा बनता कैसे है। अच्छा बीटा के बारे में मैंने कल बताया था ना, एक न्यूट्रॉन अनस्टेबल रहता है न्यूक्लियस। अच्छा चलो हम बता रहे हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेता है। तो जब कन्वर्ट करता है तो न्यूक्लियस में इट इज इम्पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन स्टे करे, तो बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो वहीं से आता है हमारा बीटा नेगेटिव रेडिएशन। समझ में आ रहा है। तो यहां दिख रहा है तुमको, ये देखो जरा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो Z+1 होगा कि नहीं होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो Z होता है। तो जब मैंने कहा एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, अच्छा ए चेंज होगा क्या, तुम बताओ जरा, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाएंगे क्या अगर हम एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दें, तो बढ़ जाएंगे ना अरे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ए, ठीक है, ये 11 था, ये 11 था, ये 10 था, ठीक है, और ये 11 + 10 कितना होता है 21। अब ये 11 से एक इसको दे दिया इसने, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया, ये तो 22 हो गया। क्यों लड़की, न्यूक्लियॉन्स रिमेन कांस्टेंट। न्यूक्लियॉन का मतलब ये होता है, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अरे भाई अभी दोनों एक दूसरे में अदला बदली है, पूरा उठा के दे दे हमसे क्या मतलब, हमें तो टोटल करना है ना, टोटल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, वेरी सिंपल, ऐसे समझा करो। ये बात यहां पर समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज पहले Z था, यहां पर न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन बन जा रहा है, प्रोटॉन की जो संख्या है वो Z को रिप्रेजेंट करती है। तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना तभी तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक ही ऐड किया, अगर 2 होते तो मैं यहाँ 2 करता, Z+2 करता, समझ गए। तो ये बीटा माइनस निगेटिव का हो गया, और ये क्या है एंटी न्यूट्रिनो। अभी इसके बारे में कहानी बताऊंगा। चलो ये आगे देखो, ये एक तुम्हारा केस है, बहुत अच्छा केस है। इसमें तुम्हें दिख रहा है कि कार्बन बन रहा है तुम्हारा, कार्बन कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, नाइट्रोजन में। चलो बेटा अब ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक। अब चले इस वाली टॉपिक पे फिर से आ रहे हैं ना, ऑन हो गई। देखो इसको जरा समझे, ऊपर ये स्टेबिलिटी लाइन है, इस पे N/P की वैल्यू 1.6 तो रट गए ना, ठीक। तो इसके ऊपर जो होगा वो थियोरेटिकली हमने पढ़ा था कि ये बीटा होगा, है ना, बीटा डीके करेगा यानी इलेक्ट्रॉन ना। अब इसको वेरीफाई करने का टाइम आ गया। तो पहले एक अच्छा सा एग्जांपल है, पहले कार्बन था, ये कौन सा कार्बन है भाई, ये रेडियो कार्बन है। रेडियो कार्बन मतलब ये देखो ना, ये अनस्टेबल स्टेट में है, डिफरेंस करो, देख लो न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ये अनस्टेबल हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिव का कहानी शुरू होती है जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए, और उस समय ही अनस्टेबिलिटी शुरू होती है, वहीं से एनर्जी रिलीज होगी। तो ज्यादा है तभी तो प्रोटॉन में अपने आप को कन्वर्ट करा, तभी तो बदलेगा अपने आप को, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास तो सेम ही रहेगा। तो यहां से कार्बन क्या बन गया, नाइट्रोजन, यहां से ये कहानी चल रही है, ठीक। और ये रहा तुम्हारा बीटा, ठीक, और ये रहा एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। अब जरा इसकी रेशियो को चेक करो जरा बेटा, ये अभी कितना है, 14 में 6 जाए कितना बचेगा, 8/6 कितना आ गया, 1.33, दिख रहा है। बाद में कितना हो गया, ठीक। सो नाउ यू हैव, अच्छा अभी भी कुछ लोग कहेंगे अरे सर गलत पढ़ा दिया, कैसे पढ़ा दिया आपने। अरे मुन्ना ये वाली लाइन 1 थी, हमने एक रेंज ली थी कि 1 से 1.6 तक चलेगा काम, तो 1.33 है ना, तो ऊपर ही है। अभी कुछ कहें नहीं नीचे आ गया, ये तो 1.3 आपने 1.6 बोला, तो 1.6 इज द अपर लिमिट, कि मैक्सिमम रेशियो की वैल्यू 1.6 ले सकते हैं, और रेंज क्या है 1 से 1.6। तो तुम देखो ना, तुम कहोगे नहीं यहां पे नहीं, हम कहेंगे इधर ले आओ, इधर ऊपर कहीं रख देना, ये 1 वाला लाइन था, इसके ऊपर आ गया कि नहीं आ गया 1.3, तो अपर पे ही होगा, वो अपर रीजन में ही पाया जाएगा। तो हम जो पढ़ा रहे हैं हम सोच समझ के पढ़ा रहे हैं कि गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि इसकी रेशियो घट गया, और ये किस तरफ चला गया, ये तो सबसे मोस्ट स्टेबल की तरफ चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एक बीटा डिके से जो कार्बन अनस्टेबल था वो नाइट्रोजन बनकर के खुशी खुशी जिएगा, ठीक है। आगे देखो, तो C14 undergoes beta decay to form N14 so that NTP ratio can be decreased and the nucleus become more stable. Actually beta minus decay is conversion of neutron, बता दिया मैंने आई थिंक, ये क्या, ठीक है, बता चुका हूं ये, ठीक। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है भाई, ये देखो जरा इसके बारे में समझो, ये क्या है, व्हाट इज दिस बेटा, ये तो याद होगा, ये तो बताया था मैंने, 0 N1 क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0 लिखते हैं,
लेकिन मास नंबर में आप न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करते हैं, न्यूट्रॉन इज 1, तो इसलिए वहां पे 1 + 0 1 आ जाता है। ये सब हट जाओ यार, हैं। तो यहाँ क्या है, अगर हमने इसको क्या दे दिया, देखो प्रोटॉन है ना, अब ये क्या है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, अगेन यही सिंबल न्यू इसको कहते हैं यार, है ना, ऐसे इसको कई जगह फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा एंटी न्यूट्रिनो। तो ध्यान से देखो, तो बीटा इज जनरेटेड एट दिस मोमेंट इनसाइड न्यूक्लियस। एंटी न्यूट्रिनो वाज सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट वोल्फगैंग पॉली। एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंट्रिंसिक स्पिन कंजर्वेशन। कह रहे हैं कि भैया जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम ये मान चलते हैं कि एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हें दिख रहा है कि हाँ सर ये हो गया, यहाँ पर ये ऐड हो गया और इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंजर्वेशन के लिए इन्होंने सजेस्ट किया कि आपको एक एंटी न्यूट्रिनो भी लेकर के चलना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये आपके बैलेंस कर रहे हैं। अरे भाई ये प्लस लोगे ये माइनस लोगे, इसका जीरो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज को ये रिप्रेजेंट कर देता है, और साथ साथ में ये एनर्जी है ना एंटी न्यूट्रिनो। और सुनो ध्यान से, एक और बात बता देता हूं तुम्हें, अगर ये भी न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता, लेकिन उसका मास तो होता है, मास होता है कि नहीं होता है। और अगर कोई चीज जीरो चार्ज पर है तब कहते हैं कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। कोई भी सरफेस जीरो चार्ज पर कब होता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, यानी उसके पास एक प्रोटॉन रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, दोनों फ्यूज होकर के। अब तुम ये बात लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी बात बता दी। जब बीटा डिके हुआ तो प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बन गया प्रोटॉन, एक अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज बॉडी बन जा रही है और फिर कुछ भी नहीं निकलेगा। तो उसके बाद दो लोग थे जो छुपा के बैठा के रखा था घर के अंदर, किसी को पता नहीं है। ऐसे होता ना, कुछ लोग होते हैं बाहर घर एकदम गंदा सा है, अंदर जाओ तो पूरा एकदम सिनेमा सब लगा हुआ है, तो वो पूरा छुपा के रखे। वो क्या छुपा के रखा है उसने, एक इलेक्ट्रॉन भी छुपा के रखा है, एक प्रोटॉन भी छुपा के रखा है, सबको बता रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे उसने देखा कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, हम प्रोटॉन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे धीमे से। और भगाया कैसे, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी बीटा डिके। तो बचा क्या, प्रोटॉन बन गया। वो प्रोटॉन साथ उसने पार्टी बदल ली, तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि यहाँ न्यूट्रॉन था भी या नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये स्प्लिट करोगे तो सही चीज तो निकाल रहे हैं। नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो, एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी तो अभी भी है। तो मास एनर्जी रिलेशन से वही प्रूव हो जा रहा है कि मास जो है वही आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया। ये इतना डिटेल्ड है, वो एक लाइन की चीज है, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इसके पीछे से। तो ये तुम्हारा जो है, अगर तुम इसको समझने की कोशिश करो कि एंटी न्यूट्रिनो की बात अगर ये कर रहे हैं तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ इज एमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये चीज जरूरी है, इसलिए एमिट हो रहा है, एंड इंट्रिंसिक स्पिन कंजर्वेशन। ठीक, आगे देखिए। अभी इसमें एक और भी बात इसमें बताऊं क्या। अभी कहेंगे कि न्यूट्रॉन का मास तो आपने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन का मास होता है, उसकी अलग कहानी है। तो अभी इस पे आओ, बीटा माइनस डिके। तो बीटा माइनस डिके का अगर हम जो हमारे सामने रिएक्शन है, अब इसमें एक एनर्जी भी होगी कि नहीं होगी, है ना, सबको ले लेते हैं। तो फिर से प्रोडक्ट वही तरीका है, पेरेंट और फिर ये हो गया डॉटर और ये बीटा डिके। ठीक है, तो mx फिर मास ऑफ बीटा, ये माइनस मास ऑफ बीटा, ये माइनस नहीं है, मास ऑफ बीटा माइनस कह रहे हैं, ठीक है, प्लस मास ऑफ y इंटू 1 AMU। ठीक, इसको कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q की वैल्यू। सिंस बीटा माइनस इज वेरी स्मॉल, इट टेक्स नियरली ऑल द एनर्जी, द डॉटर न्यूक्लियस y टेक्स नियरली जीरो एनर्जी, तो Q इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बीटा माइनस बहुत छोटा है तो वो सारी की सारी एनर्जी को ले लेता है, क्योंकि जो उसका मास बहुत कम है वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को कन्वे करेगा। अभी उस पिछले वाले में देखा था तुमने कि मास ऑफ अल्फा कम था तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ज्यादा हो गई, तो अब ये उससे भी कम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है बेटा, प्रोटॉन का ज्यादा होता है, तो इसका और कम हो गया। तो y कंपेरिजन इसका मास बहुत कम है तो उसको एनर्जी मिली नहीं, इसने सारी एनर्जी लेकर के भाग गया। तो फिर से एनर्जी कंजर्व तो हो ही गई ना, कि हमारी एनर्जी जो है वो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा से रेडिएट हो रही है। तो बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल बीटा पार्टिकल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अब एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया, कह रहे जब एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि सबके पास बराबर काइनेटिक एनर्जी नहीं है।
तो ओवरऑल लेकिन जब इसको दिया गया तो यहां से इसीलिए फिर से वही एंटी जो आपका न्यूट्रिनो आ गया, ये छुटकू, इनकी बात फिर से शुरू हो गई। यही है जो स्टेबल कर रहा है, जो गैप आ रहा है वो कौन फिल कर रहा होगा, के एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। इसीलिए उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है कि ये सारी बातें हाइपोथेटिकली हो रही हैं, कोई ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला कोई दे नहीं रहा है, लेकिन सब अपना अपना एक हाइपोथेसिस दे रहा है, जिसका जहां फिट हो जा रहा है उसको मान ले रहे हैं कि ये ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल देख रहे हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है एक टाइम के बाद, फिर मैक्सिमम के बाद फिर वापस से वो इंक्रीज होती है। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इंक्रीज करने, ऐसा नहीं है कि तुम बीटा पार्टिकल बढ़ाते जाओगे तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक वैल्यू तक ये चीज बढ़ेगी, उसके बाद ये वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक रेंज बाउंड ये भी चीज होती है। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ये देखो यहाँ पर एक संख्या के तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। उसके बाद वही जब ये बात देखी गई कि काइनेटिक सबकी सेम है नहीं, तो वो कौन कवर कर रहा है, यही तो कवर करेगा। फिर काइनेटिक धीमे 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 इंक्रीज करने लगी और एक टाइम के बाद फिर वापस से ये जंप लेकर के इसने वैल्यू अपनी बढ़ा करके, जो वैल्यू घट रही थी वो वैल्यू इसने एडजस्ट कर करके कंजर्व कर दिया। समझ में आया? तो इसलिए ये न्यू को कभी भी अवॉइड नहीं करते, उसको पढ़ना जरूरी है। एंटी न्यूट्रिनो कंजर्व एनर्जी एंड इंट्रिंसिक स्पिन। ध्यान से देखो एग्जांपल क्या है, अगर क्यू की वैल्यू क्या ले लिया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बीटा की वैल्यू क्या ले ली 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाई की वैल्यू क्या ले ली 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो म्यू कितना हो गया, एंटी न्यूट्रिनो कितनी एनर्जी लेके जा रहा है 1 अरे तुम इसका सम करो ना, 5 होना चाहिए, 5 नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया भाई ये 1.9। तो अगर बीटा निगेटिव आपका 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फिर से वाई तो सेम रहेगा सब में, ठीक, तो इसकी वैल्यू फिर से कितनी चेंज हो गई देखो, यानी ये बैलेंसिंग फैक्टर है, ये क्या कर रहा है अपने आप को वैरी करा रहा है। और फिर यहाँ पर देखो जब हमने इसको 2.8 कर दिया, ये बन गया 2.2, क्योंकि आपका न्यूक्लियस का जो है वो तो फिक्स है। तो यहाँ पे फिर से देखो, अगर हम इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो अगर इसका रेशियो देख रहे हो, ये क्या है 1/2 1/2 1/2 और ये -1/2। अरे ये ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोग को यार, के लिए मुझे बनाना पड़ेगा पूरा। चलो इसको रहने दो, फिर मौका मिलेगा फिर बता देंगे, ठीक है। उसमें मिसिंग डेटा है, टोटल करना पड़ेगा ना। देखो एंटी न्यूट्रिनो को आगे पढ़ते हैं, तो ये चीज तो मैंने आई थिंक बता दी अभी, है ना, अभी पीछे बता के यार क्या रहे। देखो इसके बाद चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं, रेस्ट मास क्या है, कुछ भी नहीं, सिंबल क्या है न्यू, ठीक है, ये ऐसे, और स्पीड कितनी है c, और स्पिन क्या +-1/2। एंटी न्यूट्रिनो है आर इनविजिबल एंड वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। ये पेनिट्रेट करने में जानते हो, जैसे किसी भी सरफेस से निकलने के लिए बहुत तेजी से वो क्या कर सकते, उससे पार हो सकता है, चीरते हुए निकल जाए, उसको कहते हैं पेनिट्रेट। तो जब अगर हाई पेनिट्रेशन पावर, अगर देखो गन जो हम लोग चलाते हैं फायर करते हैं किस लिए करते हैं, जब करीब से मारोगे तो आर पार निकल जाती है, तो क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जब दूर से मारोगे तो उसकी एनर्जी खर्च हो गई, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है। तभी तो डिस्टेंस कहते हैं दूर भाग लो जितना भाग सकते हो, हम उसी काइनेटिक एनर्जी को कम करना चाहते हैं। तो एक्चुअली हम क्या कम करना चाहते हैं, पेनिट्रेशन पावर को कम करना चाहते हैं। बीटा प्लस डीके ये पढ़ो, ये जरूरी है। देखो पेरेंट न्यूक्लियस है, इसमें बीटा प्लस निकल रहा है और डॉटर न्यूक्लियस और फिर से न्यूट्रिनो इसको कह रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल क्या है 7 नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, और अब देखो ध्यान से, अब ये बहुत अच्छा है, यहां पर ये बना कैसे था याद करो, 6 में एक ऐड कर दिया, अब इससे एक छीन लूं मैं, जब मैं इसे छीन लूंगा तो अगर ये इसका 12 है स्टेबल है, तो अभी इसे सेम रहेगा, तो ये वापस, सॉरी ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल हुआ, नाइट्रोजन का क्या मास नंबर क्या होता है, तो अनस्टेबल हुआ ना, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या कम है, तो प्रोटॉन क्या कर देगा, इसको न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल करना चाहता है, तो ये प्रोटॉन इससे एमिट करेगा, तभी तो ये स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा। अब जो ये एलिमेंट बन रहा है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये तो स्टेबल हो गया ना, यानी समझ में आ रहा है कि वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन अभी ये जो है आइसोटोप है ये अनस्टेबल है, लेकिन बाद वाला जो है वो, अच्छा जितने एग्जाम्पल, अच्छा ऐसा हुआ कोइंसिडेंटली कि जितने एग्जाम्पल पढ़े सब में आइसोटोप में हम लोग ने ज्यादा मास नंबर ही करा था, एक में भी कम नहीं करा था, तो ये एक एग्जाम्पल आइसोटोप का बन गया कि आपके पास ऐसा भी, क्योंकि वहां पर बताया गया था मास नंबर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और यहां पर देखो z को हमने कहा था z की वैल्यू चेंज होगी बट a विल बी कांस्टेंट, पढ़ना उसको। तो z यहां पर चेंज होगा, तो इस समय चेंज होगा, तो इस समय न्यूट्रॉन की संख्या यहां देखेंगे तो
कम है ना, फिर उसको वापस से स्टेबल बना दिया हमने। अब देखो दोनों बराबर हो गए, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो ये हो गया बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमारा बीटा प्लस डीके हो रहा है ऑफ ए प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन को हमने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया न्यूक्लियस के अंदर। देखो ये प्रोटॉन था, क्या बना दिया, न्यूट्रॉन। यहां से हमने पॉजिट्रॉन बोला था ना इसको मैंने, है ना, पॉजिटिव चार्ज को एमिट कर दिया। फिर वहां पे और क्या निकला, न्यूट्रिनो, वहां पर एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। दोनों का सिंपल सेम ही लेके चल रहे हैं। फिर देखो इज जनरेटेड एट दिस मोमेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब सीधी सीधी बात है, जरा इसको वेरीफाई करने का भी तो टाइम आ गया। तो वी हैव दिस n अपॉन p विच इज इक्वल टू 0.714 विच इज लेस देन 1 ना, इसके नीचे होगा अल्फा और बीटा प्लस डीके वाला रीजन यही था। अब बाद में देखो ये क्या बन गया 1, यानी स्टेबिलिटी की तरफ, ये स्टेबिलिटी बेल्ट पे वो चला गया। ठीक है, तो n12 undergoes beta plus decay to form C12 so that NTP ratio can be increased and the nucleus becomes more stable। ठीक है, चलो देखो बीटा में बता दिया मैंने, बीटा प्लस और बीटा माइनस, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था, बीटा माइनस में न्यूट्रॉन क्या बन जाता था, आपका प्रोटॉन। ठीक है, और एमिट क्या करता था, इलेक्ट्रॉन, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या था, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। यहाँ क्या है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन है वो क्या बन जा रहा है, न्यूट्रॉन, और यहाँ पर क्या निकल रहा है बताओ, पॉजिट्रॉन, है ना, प्लस न्यूट्रिनो। तो वो हो गया तुम्हारा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसका भी वही क्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब फॉर्मूला तो रट गया है ना। तो जो पेरेंट होगा, पेरेंट इस समय क्या है, न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस क्या है भाई, इसका प्रोडक्ट मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ, यहाँ क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही तो मास लेंगे, और ये हो जाएगा इंटू 1 AMU विच विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 सॉरी। यहाँ पर इन दिस सिनेरियो इट विल बी निगेटिव। निगेटिव मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब। क्यू निगेटिव का मतलब हुआ कि एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी, क्यू पॉजिटिव मतलब एनर्जी हमने एमिट करी। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इन बीटा प्लस डीके एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो बीटा प्लस डीके में हमने बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी को क्या कर दिया, ऑब्टेन किया। समझ में आया, चलो ये फॉर्मूला तो पता ही है, डेल्टा ई बनता है हमारा, डेल्टा ई बनता है बाइंडिंग एनर्जी। इफ यू रिमेंबर दिस, बाइंडिंग एनर्जी वॉज क्या था, माइनस ऑफ डेल्टा ई। मास डिफेक्ट नेगेटिव आता था वो प्लस हो जाता था, है ना, इसी माइनस माइनस प्लस हो जाता था, वहां माइनस साइन होता था जब मास डिफेक्ट करते थे। ठीक भैया, देखो थ्योरी बहुत ज्यादा है, सैचुरेट हो जाओगे एक टाइम के बाद। कंटेंट इतना तेजी से खत्म होता है कि सुनते सुनते अरे कितना सुने, तो आप मिस भी करोगे इसको। ऐसा नहीं है कि हर चीज आएगी, तो वीडियो जरूर देख लेना, वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो कल वाला और आज वाला मिला करके कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। चले भाई, के शेल के बारे में तो पता ही होगा, ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। अच्छा, अलग अलग तरीके से लोग पढ़े हैं इसमें, मैंने देखा है अलग अलग बच्चे अलग अलग बताते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पढ़ा था 1 2 3 ऐसे एन की वैल्यू से पढ़ते थे हम लोग, n इज इक्वल टू 1। फिर कुछ बच्चे जो है बाद में कुछ टीचर्स होते हैं वो बोल देते हैं के एल एम एन ऐसे करके पढ़ा देते हैं, है ना। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं इसको सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का कि ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कोई भी पढ़ेगा तो या तो के बोलेगा या तो एन की वैल्यू 1 बोलेगा, पहली जो शेल होती है ऑर्बिट की, है ना। तो ये लिखा हुआ है के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना। तो बीटा डीके की बात हो रही है, तो प्रोटॉन कैप्चर्स के शेल इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन। अभी यार देखो, अब फिर से वो सारी बातें फिर से वो जो मैंने बोली थी फिर से प्रूव हो रही है। मैंने कहा था ना, न्यूट्रॉन के पास छुपा के बैठा है वो क्या, एक प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन। अभी वो प्रोटॉन है, उसने में क्या कर लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लिया, और प्रोटॉन क्या बन गया, न्यूट्रॉन। मतलब फ्यूज हो रहे हैं दोनों चार्ज, क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, और फिर चार्जलेस बन जा रहा है। चार्जलेस इज योर न्यूट्रॉन। तो यही बात हो रही है। तो एक प्रोटॉन है, अब ये न्यूट्रॉन बनेगा कैसे, जब वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यही पॉजिट्रॉन आपका निकल रहा है, और ये आपको पता है ये न्यूट्रिनो है। सिमिलर फेनोमेनन यहाँ पर देखो, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अभी हम लोग ने बीटा प्लस में देखा था, बीटा माइनस में देखा। बीटा प्लस में क्या हो रहा था, हमारा पॉजिट्रॉन निकल रहा था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से न्यूट्रॉन बना देता है ना। तो ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके फिर से, ठीक, ये हो गया। गामा डीके पे आते हैं सीधे। अब बेचारे चार्ज बहुत खेल लिया, बिना चार्ज का सीखेंगे कि क्या होता है।
तो मैंने न्यूक्लियस एमिट अल्फा और बीटा। अच्छा एक और चीज याद रखना, अल्फा के साथ भी गामा निकल सकता है, बीटा के साथ भी गामा निकल सकता है, और इन दोनों के बाद भी गामा निकल सकता है, लेकिन कभी भी अल्फा बीटा साथ में नहीं निकल सकते। ये बात अंडरलाइन करके याद कर लेना। तो मैंने न्यूक्लियस एमिट अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, द एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्राइज टू रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट, while doing so it emits high का एनर्जी in form of radiation। और रेडिएशन कैसे होते हैं भाई? HNU याद है वो जब शेल से हम लोग निकालते थे, ऐसे बनाया था मैंने, पिछली एटम में पढ़ाया था, ये एटम में पढ़ाया था, अगर कोई पढ़ा हो तो याद होगा उसको। ऐसे पढ़ाया था, कहा था कि जैसे दूर जाओगे तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, है ना, और कहा था यहाँ हाई एनर्जी लेवल पे यहाँ से वापस आओगे तो तुम एनर्जी रिलीज करोगे। और वो किस फॉर्म में करते थे? वेवलेंथ, ऐसे स्पेक्ट्रा पढ़ते थे इफ यू रिमेंबर। अब तो याद आ गया होगा, लैम्डा वेवलेंथ की, जिसकी एनर्जी होती थी HNU, है ना। अब ध्यान से, इसी का दूसरा फॉर्मूला होता था कि सर ये फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहता था SC/λ कर लो, लैम्डा तुम्हें पता ही रहेगा, है ना, ये फॉर्मूला था। इसी प्रकार से जैसे हम वही चीज यहाँ लिखी भी गई है कि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी लेवल एनर्जी टू सिमिलर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है ना, अरे भाई इलेक्ट्रॉन ही तो प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो कह रहे हैं इसी प्रकार से इसका भी होता है। तो ये भी क्या करेगा? HNU ही एनर्जी रिलीज करेगा, तो वही गामा के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर देखो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या भैया, ये फाइनल माइनस इनिशियल जो एनर्जी लेवल्स हैं अपॉन H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। एक्साइटेड स्टेट ये है, फिर स्टेबल स्टेट ये है, ठीक है, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट पर आना है। अब अच्छा चलो छोड़ो, इतना भी ना टेंशन लो, वही स्ट्रक्चर से पढ़ा देता हूँ, ठीक। चल ये बता, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये है तेरा न्यूक्लियस और तेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बहुत अच्छा, हाइड्रोजन आ गया, सबसे बढ़िया है। उसमें अनस्टेबल के लिए कौन सा ले ले? 1s3 ले ले, अरे आप कुछ भी ले लीजिए, उसमें क्या कर रहे हैं हम? अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इस बेचारे के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अब तुम ये बताओ कि अगर हमें इसको अनस्टेबल करना है तो हम कह रहे हैं नहीं, हम तुम्हें ज्यादा दे देते हैं, पॉजिटिव कर दो या निगेटिव कर दो, है ना। अब इसके न्यूट्रॉन इसके अंदर डाल दिया। न्यूट्रॉन कैसे होता है? न्यूट्रॉन कैसे बनता है? जब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है, तो न्यूट्रॉन बन जाता है। उसमें जब हम बनाते थे, ये जब बनाते थे या फिर हम ये जब बनाते थे, तो हम न्यूट्रॉन ही तो इंक्रीज करते थे, यानी कि हम इससे छीन के इसको दे रहे हैं, वापस से कंज्यूम कर ले रहा है। बीटा प्लस वाली बात हो रही है यहाँ पर। और फिर अगर देखें तो अनस्टेबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? तो अब अनस्टेबल से स्टेबल होना है हमें वापस से। स्टेबल में तुम क्या चाहोगे? वापस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चला जाए और न्यूट्रॉन वापस से क्या है, अब वापस से वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होकर के काम खत्म करो उसका, है ना। तो मेरे भाई यही तो दिखा रहा है कि ये ग्राउंड स्टेट में स्टेबल था और तुमने आउटर शेल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर दिया, अनस्टेबल हो गया ये। तो अब एनर्जी रिलीज ही तो करोगे, तुम इलेक्ट्रॉन को कहोगे भागो यहाँ से, तभी तो यहाँ नीचे की तरफ हम जाएंगे, तभी ग्राउंड स्टेट में हम आ जाएंगे आराम से। तो ये वाला डायग्राम ही तो काम आ रहा है इसमें। हम हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आकर के ग्राउंड स्टेट पर आकर के स्टेबल बनाना चाहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। तो भैया यही बात हो गई, द रेडिएशन लाइज इन गामा रीजन, उसको कहते हैं गामा रीजन ऑफ द EM स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, जब डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं फिर से वही बताने की कोशिश करूंगा। ये रहा मेरा डायग्राम, ये है, ताकि ये वाला समझ नहीं आ रहा होगा जिसको। ये रहा मेरा NI और ये रहा मेरा NF, ठीक है। ये वाली बात तुम्हें याद है, तुम यहां से यहां जाओगे तो ये निकलेगी एनर्जी, है ना बेटा, वही तो ये लिखा हुआ है। ध्यान से देखो ना, NF से हम रेडिएशन एमिट करेंगे, तभी तो मैं किधर की तरफ मूव करूंगा? NI की तरफ। ये वाला समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता। ये आ गया ना, अब दोनों एक ही है, ठीक। तो यही हो गया तेरा गामा रेडिएशन, ठीक है। थक गए? चलो अब यहीं रोक दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा जरा गंभीर टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। अब टॉपिक एक बार देखना चाहो तो बताओ, नहीं तो चलो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।